गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सिज़ोफ्रेनिया के क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मीनिंग और नेचर ऑफ सिज़ोफ्रेनिया के बारे में विस्तृत रूप से आपको समझाया था और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग रिफ़्रेश कर लेते हैं कल के वीडियो के बाद। सिज़ोफ्रेनिया इज़ अ क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर, यानी कि ये बहुत ही क्रॉनिक और ये मानसिक विकृति है जिसको हम जटिल मानसिक विकृति भी कह सकते हैं, साइकोसिस दैट अफेक्ट्स लेस दैन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि पूरी जनसंख्या में 1% व्यक्ति को ही यह रोग देखने में आता है। When schizophrenia is active, symptoms can include delusion, hallucinations, disorganized speech, trouble with thinking and lack of motivation। यानी कि जब किसी व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया होता है, जब कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है तो सिम्टम्स जैसे कि डिल्यूजन यानी कि व्यामोह, हैलुसिनेशन जैसे कि विभ्रम, डिसऑर्गेनाइज स्पीच यानी कि वाक दोष, स्पीच में बोलने में प्रॉब्लम्स, और ट्रबल विथ थिंकिंग, सोचने में, चिंतन करने में प्रॉब्लम्स, और लैक ऑफ मोटिवेशन यानी प्रेरणा की कमी। तो इन सारी चीज़ जो होते हैं वो सब लक्षण उनमें पाए जाते हैं। लॉस ऑफ टच विथ रियलिटी ड्यू टू डिसरप्शन इन द वे दैट द ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग रियलिटी से अपना टच छोड़ देते हैं, यानी कि वो क्या उनके आसपास हो रहा है इसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं हो पाता है। द पर्सनस थाट एंड परसेप्शंस आर डिस्टर्ब, यानी कि उनका चिंतन और उनका जो प्रत्यक्षीकरण होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। दे फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट, क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या फैक्ट है क्या झूठ है, क्या सच है, इस चीज़ की भी जानकारी उनको नहीं होती है। तो बेसिकली उनका जो पर्सनालिटी होता है वो बिल्कुल बुरी तरह से विक्षिप्त होता है, विघटित होता है, और इसीलिए इसको साइकोसिस के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। पिछले क्लास में हमने बतलाया भी था कि साइकोसिस एक तरह का मानसिक विकृति है जो कि बहुत ही जटिल प्रकार का होता है, और न्यूरोसिस जो होता है वो हल्के प्रकार का मानसिक विकृति है, और सिजोफ्रेनिया जो है वो साइकोसिस के कैटेगरी में आता है। अतः इसका जो भी सिम्टम्स होगा वो काफ़ी विस्तृत होता है और काफ़ी गहरा होता है, और उसके व्यक्तित्व को बिल्कुल बुरी तरह से विघटित कर देने वाला होता है। और इसी तरह से हम लोग इसके टाइप्स को भी जब पढ़ेंगे तो टाइप्स में भी देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं सिजोफ्रेनिया, और फिर उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है अलग अलग तरीके से। तो इन सारी बातों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो इसमें मूलतः 3 प्रकार के सिम्टम होते हैं: पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और साइकोमोटर सिम्टम्स। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पॉजिटिव सिम्टम से ये तात्पर्य होता है कि उन लक्षणों से जो रोगी होते हैं तो सामान्य कार्यों में अधिकता पाई जाती है, या कहें हम कि मनोवैज्ञानिक अधिकता पाई जाती है, साइकोलॉजिकल एक्सेस। तो उसमें क्या होता है कि इस श्रेणी में लक्षणों में जैसे कि हम देखेंगे डेल्यूशंस है, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है, हेलुसिनेशंस है, इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट है, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्यामोह क्या होता है। व्यामोह इज़ अ रॉन्ग बिलीफ। रॉन्ग बिलीफ का मतलब ये होता है कि किसी तरह का विश्वास घर कर जाता है मन में कि यही सच है, और उस विश्वास को बदलना बहुत ही कठिन होता है। तो ये फॉल्स बिलीफ इसका अर्थ होता है, जिससे गलत होने का सबूत उपस्थित होने के बावजूद भी व्यक्ति उसे गलत मानने को बिल्कुल ही तैयार नहीं होता है। मनोविदिलता के कुछ रोगी तो ऐसे होते हैं जिनमें एक ही व्यामोह प्रबल होता है, परंतु कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जिनमें एक से अधिक व्यामोह स्पष्ट होता है। तो ये बहुत तरीके का इसमें व्यामोह होता है, जिसमें दंडात्मक व्यामोह होता है, पनिशमेंट डिल्यूजन जिसको कहते हैं, और बहुत तरह के एक्सटर्नल फोर्सेस इसमें ऐसे होते हैं जो कार्य करते हैं। जैसे कि इसमें उन लोग को ये विश्वास हो जाता है कि जो दूसरा कोई व्यक्ति उसके सामने आ रहा है तो वह व्यक्ति उसका दुश्मन है और वो उसको मारने आ रहा है, तो या फिर उसको डराने आ रहा है, वो डरता है दूसरों से। अगर कोई किसी छुरी से फल काट रहा है तो लगेगा कि वो छुरी लेकर आ रहा है वो हमको जान से मारने के लिए। तो इस तरह का जो आपको एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं, एक बॉलीवुड मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है, खामोशी।
जिसमें कि जो हीरो होता है वो सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है, और जब वो उसको मानसिक अस्पताल में लाया जाता है, तो जब वो नर्स या कोई भी उसके रूम के अंदर घुसता था, तो उसको ऐसा प्रतीत होता था कि वो मुझे मारने ही आ रहा है या मैं किसी तरह का कष्ट पहुँचाने आ रहा है। तो ये तरह का, और ये डिल्यूज़न जो है उसके अंदर में घर कर गया था, और वो काफ़ी मुश्किल से उस प्रेम से और सिंपैथी से और उसको साइकोलॉजिकली मोटिवेट करके वैसे रोगियों को ठीक किया जा सकता है, परंतु फिर भी कहीं न कहीं वे लोग पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है हैलुसिनेशंस। हैलुसिनेशंस विभ्रम को कहते हैं, यानी कि बिना किसी उद्दीपन के अगर हमको उस उद्दीपन का आभास हो जाए तो उसको हम हैलुसिनेशन कहते हैं। जैसे अगर कोई हमें पुकार नहीं रहा है, परंतु हमको सुनने में आ रहा है कि कोई हमको पुकार रहा है, तो उसको हम ऑडिटरी हैलुसिनेशन कहते हैं। यदि समझ लीजिए हमको दिख नहीं रहा है कुछ, और कोई चीज़, कोई स्टिमुलस है नहीं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर वो चीज़ है, तो वो विजुअल हैलुसिनेशंस कहलाता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हैं, और हम लोग वैसे हैलुसिनेशंस, विभ्रम हम लोग देखते हैं। उसके बाद है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच। उन लोगों का जो थिंकिंग होता है, जो चिंतन होता है, वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज होता है। स्पीच डिसऑर्गेनाइज होता है, वे लोग बात नहीं कर पाते हैं ढंग से, जो भी बात करते हैं वो इररिलेवेंट होता है। कोई भी दो सेंटेंस के बीच में कोई रेलेवेंस नहीं होता है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। उनका थिंकिंग जो होता है वो भी डिस्ट्रप्टेड होता है। वो लोग कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी जो भी उसके दिमाग में आता है वही जो सोचते हैं वही बोल देते हैं। तो इस तरह से उन लोगों का वो भी सिम्टम्स देखा जाता है। उसके बाद है इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। इसमें क्या होता है कि सिज़ोफ्रेनिया के बहुत से रोगियों द्वारा ये अनुपयुक्त संवेग, जिसको हम कहेंगे इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, अर्थात परिस्थिति के अनुरूप ना होकर परिस्थिति से भिन्न संवेग दिखलाया जाता है। जैसे कि समझ लीजिए खुश होना है तो दुखी हो जाएंगे, अगर खुशी का माहौल है तो वहाँ दुख प्रदर्शित करेंगे, अगर दुख का माहौल है तो खुशी प्रदर्शित करेंगे। यानी कि उनका इमोशनल कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं होता है, और इमोशनल जो भी डेवलपमेंट होता है वो डिसरप्टेड हो जाता है, और इमोशनल एक्सप्रेशंस जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं होता। तो ये है पॉजिटिव सिम्टम्स के कुछ प्रकार। दूसरा है नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में पावर्टी ऑफ स्पीच आता है, ब्लंटेड एंड फ्लैट इफेक्ट आता है, डिस्टर्बेंस इन वॉल्यूशन आता है, और डिस्टर्ब रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नेगेटिव सिम्टम्स क्या होता है। तो नेगेटिव सिम्टम्स वो होता है जिसमें कि किसी भी रोगी के सामान्य कार्यों में मनोवैज्ञानिक कमी पाई जाती है, यानी साइकोलॉजिकल डेफिसिट पाया जाता है। जैसे कि हर चीज़ में कमी, जैसे उसमें ज़्यादा ही था इसमें कम होता है, तो इसलिए इसको नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। तो सबसे पहले आता है पावर्टी ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने में कमी। ये लोग ज़्यादातर चुप रहते हैं, और बहुत ज़्यादा बोलने पर कम से कम एक शब्द या दो शब्द बोल पाते हैं। इनका जो होता है वो स्पीच में अवरोध पैदा हो जाता है, क्योंकि उनके स्मृति में भी अवरोध पैदा होता है। उनकी स्मृति में वो उनके विचार लुप्त हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि कोई भी कथन पूरा करने से पहले वो चुप हो जाते हैं, या फिर खामोशी से वो बात को समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए उन लोगों में पावर्टी ऑफ स्पीच कहा जाता है कि संभाषण की कमी होती है उनमें। दूसरा ब्लंटेड एंड फ्लैट इफेक्ट, यानी कुंठित प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे जो मनोविदिलता या फिर सिजोफ्रेनिया के जो रोगी होते हैं उसमें ब्लंटेड इमोशंस देखा जाता है, यानी कि इमोशन सही तरीके से नहीं उन लोग शो कर पाते हैं। जैसे ऐसे रोगी अन्य रोगी की तुलना में कम क्रोध होता है, कम उदासी, दुख, खुशी का अनुभव, ये सब कम होता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उन लोगों से कम, और कभी कभी बिल्कुल न्यूट्रल वे लोग रहते हैं। तो ये इसमें मूड स्विंग्स बहुत सारा आता है। कभी सिजोफ्रेनिया में कभी ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो पॉजिटिव ये शो करते हैं सिम्टम्स, और जब बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्थिति में, अवसाद की स्थिति में होते हैं तो वे लोग नेगेटिव सिम्टम्स शो करते हैं। तो ये इसीलिए कुछ लोगों का ये है कि स्प्लिट पर्सनैलिटी इसको कहते हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटी या स्प्लिट पर्सनैलिटी इसको कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें ये इनके मूड के चलते, इनके जो उद्दीपन है, जो जिस तरह का मूड स्विंग्स आता है उसके चलते इन लोगों में इस तरह की बातें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस इन वॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि इसमें मोटिवेशन की कमी होती है, इच्छा शक्ति की कमी होती है, क्योंकि इन लोग अपने जो दुनिया है उनके आसपास के दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ऐसे रोगियों में भाव शून्यता, भाव शून्य हो जाते हैं, बिल्कुल
कोई किसी तरह का कोई भाव, ना खुशी का, ना दुःख का, कुछ भी उनके अंदर नहीं होता और उनके अंदर एनर्जी की भी कमी उन लोग महसूस करते हैं। बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल हर चीज़ से इंटरेस्ट खो देना, हर चीज़ से अभिरुचि खो देना, तो ये सब सारी बातें उन लोगों में देखने को मिलता है। और ऐसे जो रोगी ऐसे होते हैं जो घर से बाहर इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नया निर्णय लेना होगा, परंतु घर से बाहर इसलिए भी नहीं निकलते हैं कि उनको लगता है कि बाहर कोई व्यक्ति है जो कि उसे कष्ट पहुंचाना चाहता है। तो ये इसलिए वे लोग डर के और बिल्कुल अपने आप को एक तरह से रूम के अंदर बंद कर लेते हैं। डिस्टर्ब रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल वर्ल्ड, इसलिए उन लोग का आप इतना तो से तो समझ में आ ही गया होगा कि जो बाह्य वातावरण से उनका बिल्कुल ही संबंध डिस्टर्ब्ड होता है। क्यों? क्योंकि वे लोग ना किसी से मिलना जुलना पसंद करते हैं, ना किसी को वो पहचान पाते हैं तरीके से, ना उनके साथ सही तरीके से सोशलाइज कर सकते हैं, ना उनके साथ किसी तरह का भाव प्रदर्शित कर सकते हैं, ना एक दूसरे के प्रति किसी तरह का कोई फीलिंग होता है। तो इसलिए इन लोगों को इन लोग का जो रिलेशनशिप होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, इससे ना उनको कोई मतलब ही होता है, ना उनको कोई जानकारी होती है, ना उन लोगों को किसी तरह का समझ होता है। तो इसलिए बिल्कुल ही उन लोग का रिलेशनशिप एक्सटर्नल वर्ल्ड से बिगड़ जाता है। तो बाह्य वातावरण से उनका संबंध बिल्कुल ही क्षुब्ध होता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। साइको अब ये इतने सारे होते हैं। अब नेक्स्ट है साइकोमोटर सिम्टम्स। साइकोमोटर सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि मनोपेशीय लक्षण इसमें पाए जाते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ पेशीय, यानी कि हाथ पैर का मूवमेंट और ये सब। तो इसमें ये देखा गया है कि इसमें कई बार रिपीटिटिव मूवमेंट्स होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक्सट्रीम फॉर्म ले लेता है, जिसको कि हम लोग कैटाटोनिया कहते हैं। एक्सट्रीम फॉर्म लेना, उसमें 4 आते हैं। कैटाटोनिक स्टूपर आते हैं और उसके बाद कैटाटोनिक रिजिडिटी आती है, कैटाटोनिक पोस्चरिंग आती है, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट आता है। ये चारों में कभी कभी क्या होता है कि स्टूपर में वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उन लोग तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं। रिजिडिटी माने बिल्कुल उसका शरीर जो है वो रिजिड हो जाता है और मतलब उसी से रिलेटेड पोस्चरिंग हम कह सकते हैं कि एक ही पोस्चर में वो लोग एक एक हफ्ता, एक 10-10 दिन तक रह सकते हैं। तो वो रिजिडिटी उनके बॉडी में आ जाती है, उनके मांसपेशियों में, उनके हाथ पैरों में आ जाती है। और कैटाटोनिक एक्साइटमेंट का मतलब ये होता है कि उन लोग फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और दूसरों को भी कष्ट दे सकते हैं और खुद को भी कष्ट दे सकते हैं। तो ये इतने प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं उसको क्लिनिकल सिम्टम्स कहा जाता है और ये मेजरली 3 प्रकार के सिम्टम्स में इसको विभाजित किया गया है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया आप समझ पाए होंगे। यदि किसी तरह का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चंस होगा तो कृपया आप लोग मैसेज बॉक्स में ज़रूर पूछें।